नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हमारी टैगलाइन है साइलेंट माइंड्स पावरफुल रिजल्ट्स, यानी शांत मन और बड़ी सफलता। ठीक है, आज हम जो है नए टॉपिक में आगे बढ़ते हुए, कल हमने बात करी थी क्या कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें मतलब प्लांट का जो कार्य, शारीरिक कार्य होते हैं, जो प्लांट की विकास और डेवलपमेंट में जो कार्य होते हैं उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वनस्पति शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हुए आपको डिटेल में पूरा बताएंगे कैसे क्या प्लांट करते हैं, प्लांट के अंदर क्या होता है, उसमें मतलब जब ग्रोथ होती है, फिर मतलब जड़ से बीज से लेकर फूल से फल तक आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी कहते किसको हैं? तो वनस्पति शरीर क्रिया विज्ञान, ये कहते किसे हैं इसके बारे में समझते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी यानी वनस्पति शरीर क्रिया विज्ञान का गहन अध्ययन पौधों के आंतरिक कार्यों, उनके उपापचय, उनके चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, उनके विकास यानी ग्रोथ, अनुकूलन यानी एडाप्टेशन और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। यह अध्ययन पौधों के जीवन चक्र के हर पहलू को कवर करता है। इसका क्या मतलब है कि ये हर पहलू को कवर करेगा प्लांट का जो जीवन चक्र होता है, जहाँ से वो अंकुरण मतलब बीज के अंकुरण से लेकर एक पुनः बीज बनने तक का पूरी प्रोसेस के बारे में अध्ययन होता है। ये कहलाता है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें जल परिवहन, पोषण, हार्मोनल नियंत्रण, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जैसी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो शामिल होती है। अब ये जैसे जल परिवहन है, पोषण है, हार्मोनल नियंत्रण है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है ना, ये सारी प्रक्रियाएं हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले है पौधों में जल और खनिज पोषण। ठीक है, तो पौधों में जो जल होता है और खनिज होता है, मिनरल्स जो बोलते हैं, तो ये जो है हमें जड़ों द्वारा प्राप्त होते हैं। पौधों को जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। जड़ जो हैं मिट्टी से अवशोषित करती हैं और अवशोषित करके पूरी प्लांट में उनका संवहन होता है। फिर वो पत्तियाँ क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। ठीक है, तना क्या करता है, उस खाने को स्टोर करता है। ठीक है, तो इससे जो है प्लांट ग्रोथ करता है। तो पौधों में जल और खनिज पोषण के से आगे बढ़ते हैं। क्या है जल का अवशोषण और परिवहन? तो पौधे जो हैं जड़ों के माध्यम से जल अवशोषण करते हैं। अभिग्राही बाल यानी रूट हेयर्स जो होते हैं, पौधे के जो जड़ होती हैं वो हेयर्स की तरीके से रूट्स होती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, पानी को अवशोषित करती हैं, तो मिट्टी से जल अवशोषित करने में मदद करती हैं। और जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, तो पौधों में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जल का परिवहन जो करता है वो करता है जाइलम, जिसमें कैपिलरी एक्शन, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस होती है गुटेशन। गुटेशन क्या होता है कि जब जड़ों में जल का दबाव अधिक होता है तो जल पत्तियों की हाइडाथोट्स से बाहर आता है। तो क्या होता है कि जब जड़ों में मतलब पानी की जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तब क्या होता है कि जल जो है वो पत्तियों से बाहर आ जाता है। कैसे कि जो पत्तियों के ऊपर वाष्प जैसी जम जाती है, तो वो क्या होता है कि जड़ जो पानी है ना वो मतलब अधिक मात्रा में प्लांट में पहुंच गया है। ठीक है, ऐसे जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण कौन करती हैं कि वो जो है जड़ की जो रूट्स होती हैं, जो हेयर रूट्स होती हैं, वो मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं और क्या करती हैं, पूरे जो जाइलम होता है वो जाइलम जो है वो उसका परिवहन करता है जल का, मतलब जड़ से लेकर पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा है खनिज पोषण और उनका महत्व। तो खनिज पोषण क्या है
कि पौधों को सूक्ष्म और स्थूल यानी मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। स्थूल पोषक तत्व जो होते हैं यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। तो मैक्रो जो होते हैं वो हैं नाइट्रोजन, जो बड़ी मात्रा में जिसकी ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में जो होती है वो होते हैं मैक्रो, और जो कम मात्रा में यूज होते हैं वो होते हैं माइक्रो। ठीक है, तो मैक्रो होते हैं कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और माइक्रो होते हैं आयरन, जिंक, बोरान, मैग्नीज, तांबा और मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम जो होता है वो भी सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, वो क्या करता है, वो बॉडी मतलब प्लांट में मतलब एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट है खनिजों की कमी के लक्षण। जैसे प्लांट में जब खनिज की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां जो है वो पीली हो जाती हैं। ठीक है, फास्फोरस की कमी से जड़ का विकास प्रभावित होता है, और पोटेशियम की कमी से पौधे का तना जो है वो कमज़ोर हो जाता है। ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब इनकी जो है आवश्यकता प्लांट को ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या होगा, पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं। ठीक है, फास्फोरस की कमी होगी तो जड़ से जो जड़ का जो विकास होता है, रूट डेवलपमेंट होता है, वो उसका प्रभावित होगा। और जब पोटेशियम की कमी होगी तो क्या होगा कि तना कमज़ोर होगा और पौधा टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होती है यह प्रक्रिया पौधों में ऑटोट्रॉफिक यानी ऊर्जा उत्पादन की मुख्य विधि होती है। जैसे जो पौधे जो होते हैं वो, हम एक मानव है, मानव क्या करता है कि खाना खाता है तब उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैसे मानव को ऊर्जा प्रदान करते प्राप्त होती है, वैसे ही प्लांट क्या करते हैं, प्लांट भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का वो करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन में ये मुख्य विधि है। यह मुख्य रूप से पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होता है, मतलब पत्तियों में जो होता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और उसी में जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से जो है पत्तियाँ भोजन मतलब खाना बनाती हैं, और उससे जो है ऊर्जा, पौधे को ऊर्जा मिलती है। अब फोटोसिंथेसिस के मुख्य चरण कौन से हैं? मुख्य चरण है प्रकाश प्रतिक्रिया। प्रकाश प्रतिक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें सूर्य के प्रकाश से एटीपी और NADPH का निर्माण होता है। मतलब ये थर्मल एनर्जी है, मतलब जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से ये क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो मतलब ATP और NADPH का निर्माण करते हैं। तो अंधकार प्रतिक्रिया, एक तो होती है प्रकाश प्रतिक्रिया और दूसरी होती है अंधकार प्रतिक्रिया। अंधकार प्रतिक्रिया में क्या होता है कि कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। जैसे जब सूरज नहीं निकलता है या रात के समय जो पौधे भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, है ना, मतलब एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये ग्लूकोज में तोड़ लेते हैं और उससे ये ऊर्जा प्रदान मतलब प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब C3, C4 और C कैम पौधे, मतलब जो कैम पौधे हैं उनके बारे में समझते हैं। तो C3 पौधे जो होते हैं वो होते हैं गेहूँ, चावल, सूरजमुखी। इसमें क्या होता है, C3 में फोटोसिंथेसिस सामान्य रूप से होता है। C4 पौधे कौन से होते हैं? C4 पौधे जैसे गन्ना, मक्का। ठीक है, इनमें क्या होता है, CO2 का कुशल अवशोषण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, जैसे गर्म जलवायु के अनुकूल। ठीक है, तो क्या होती है, जब गर्म जलवायु होती है उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उससे ये ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, कैम पौधे जैसे कैक्टस, अनानास, ये क्या करते हैं, रात्रि में मतलब रात के समय में CO2 को अवशोषित करते हैं और जल संरक्षण में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है, कैक्टस जैसे रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ पानी की कमी होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इससे क्या करते हैं, जल को संग्रहित करते हैं।
ठीक है। तीसरा है कि पौधों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि श्वसन के द्वारा पौधे अपने ऊर्जा भंडार यानी ग्लूकोज को एटीपी में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया जो करते हैं, श्वसन क्रिया से जैसे रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उससे ग्लूकोज का निर्माण होगा और ग्लूकोज से ये लोग जो है एटीपी यानी जो ऊर्जा है उसमें ये ग्लूकोज से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एनारोबिक और दूसरा होता है एरोबिक। तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है कि ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है इससे। ठीक है, एनारोबिक क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। दूसरा है एक है एनारोबिक, दूसरा है एरोबिक। ये जो एनारोबिक लिखा हुआ है ये है यहाँ पे एरोबिक। ठीक है, ये है एरोबिक श्वसन। ठीक है, एरोबिक में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एनारोबिक जो होता है वो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि यह एक पहली प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को पायरूवेट में बदला जाता है। तो पहले ग्लूकोज जो है पायरूवेट में बदलते हैं, फिर उसके बाद में वो जो है ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से ग्लूकोज को पायरूवेट में बदला जाता है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और अधिक एटीपी उत्पन्न करता है। एटीपी जो होती है वो भी ऊर्जा का ही एक टाइप है। ठीक है, प्लांट में ऊर्जा का टाइप होता है एटीपी। पौधों में हार्मोन और वृद्धि। तो पौधों में अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या है कि पौधों में हार्मोन और वृद्धि। ठीक है, तो पौधों की वृद्धि और विकास में हार्मोन्स जो होते हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पौधों में गति। अब नेक्स्ट आता है श्वसन के बाद में आता है पौधों में गति। ये सारे फिजियोलॉजी के अंदर पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो प्लांट मूवमेंट की बात करते हैं तो पौधे में विभिन्न प्रकार की बाहरी परिस्थितियों के अनुसार अपनी गति जो है वो नियंत्रित करते हैं। पौधे क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की बाहरी परिस्थितियाँ जैसे आंधी तूफान के समय है ना, और वैसे ही कोई जब मतलब प्राकृतिक आपदा होती है यार वैसे मतलब बाहरी जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसके अनुसार अपनी गति को वो नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे पहले आता है ट्रॉपिज्म क्या करता है कि ट्रॉपिज्म पौधे की वह स्वचालित अनैच्छिक गति होती है। मतलब इसमें क्या है कि पौधा अपनी मतलब इच्छा से ऐसा नहीं कर सकता, ये अनैच्छिक गति है जो किसी बाहरी उद्दीपन यानी स्टिमुलस की दिशा में या उसके विपरीत होती है। यह गति मुख्य रूप से वृद्धि के कारण होती है और स्थायी होती है। तो मतलब ये क्या है कि इसमें बाहरी कारक के से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये पौधे की इच्छा के विपरीत मतलब स्वचालित। इसमें आप अगर पौधा चाहेगा कि हम अपनी गति रोक लें तो भी वह नहीं रोक पाएगा। ये क्या है कि परिस्थिति के अनुसार ये ऑटोमेटिक जो होती है वो कहलाती है ट्रॉपिज्म। ठीक है, ट्रॉपिज्म जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक जैसे फोटोट्रॉपिज्म जैसे प्रकाश की ओर बढ़ना। तो सूरजमुखी का एक पौधा है, सूरजमुखी का पौधा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की ओर जो है वो मूव करता रहता है। जैसे सूरज घूमता रहता है वैसे ही उसके चेहरे का मतलब सूरजमुखी का जो फूल होता है उसी साइड में घूमता रहता है। ठीक है, दूसरा है जियोट्रॉपिज्म क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ना। मतलब नीचे जो जड़ें होती हैं वो नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं। ये जियोट्रॉपिज्म जो मूवमेंट होता है पौधे का। ठीक है, अब होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म जो होता है जल की ओर बढ़ना। जैसे जड़ें जो हैं पानी की दिशा में बढ़ती हैं, तो इसमें क्या पौधे की जड़ें जो होती हैं वो पानी की दिशा में ऑटोमेटिक बढ़ती रहती हैं। ठीक है, अब चौथा है थिग्मोट्रॉपिज्म जो होता है स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया। तो जैसे मटर की बेल, तो मटर की बेल क्या होती है
कि स्पर्श के प्रति जैसे जैसे स्पर्श करोगे तो क्या होगा कि ये जो है स्पर्श के अनुरूप ये बढ़ती है, घटती है, ऐसी मतलब सिकुड़ती है, वैसी हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं थिगमोट्रोपिज्म। अब एक होता है नेस्टिक मूवमेंट, पौधे का एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि ये बाहरी उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करता है, ना कि उसकी दिशा पर। ठीक है, ये बाहरी उद्दीपन की तीव्रता पर, मतलब कितनी तेज़ी से छुआ गया है या टच किया गया या उसकी मतलब प्रेशर पे, उसके ऊपर डिपेंड करती है पौधे की जो मूवमेंट होता है वो बाहरी उद्दीपन की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे क्या होता है छुई मुई का पौधा, छुई मुई को अगर हम पौधे को अगर हम छूते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए मुरझा जाता है, फिर उसके बाद में वो रिलैक्स फील हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक अपनी उसमें आ जाता है। तो ये मतलब क्या है, ये सारे मोमेंट हैं पौधे के। ठीक है, अब पौधों में फूलों और फलों का निर्माण, पौधों में फूलों और फलों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। कि सबसे पहले फूलों का निर्माण होता है, जैसे फ्लावरिंग कहते हैं। तो फ्लावरिंग में क्या होता है, इसे फोटो पीरियडिज्म कहते हैं, है ना। इसे फोटो पीरियडिज्म द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पौधों को प्रकाश और अंधकार की एक निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों को जो होता है प्रकाश भी ज़रूरी होता है और अंधकार भी ज़रूरी तो होता है। इसमें शॉर्ट डे प्लांट, मतलब एक होता है प्लांट, कुछ मतलब टाइप होता है प्लांट का, जैसे शॉर्ट डे प्लांट इसको बोलते हैं एसडीपी, जो कम दिन के प्रकाश में फूलते हैं, है ना। जो कम दिन के प्रकाश में, जैसे मतलब जो डे का जो लाइट होती है, लाइटनिंग, वो क्या होता है जब प्रकाश कम होता है तो उसमें फूलते हैं, जैसे चावल, सोयाबीन, है ना। मतलब ये सर्दियों के मौसम में ये जो है ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। और लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, जो लंबे दिन के प्रकाश में फूलते हैं, जैसे गेहूँ और जौ। जब क्या होता है कि दिन जो है थोड़ा ज़्यादा दिन का मतलब टाइम, सूरज जो है ज़्यादा देर तक मतलब दिन में रहता है, तो उस समय ये फूलते हैं। कौन से, जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया। ठीक है, और कम दिन में जैसे चावल हो गया, सोयाबीन हो गई। ठीक है, इसमें इनके फूल आते हैं। दूसरा है फलों का निर्माण और पकना। तो फलों का विकास जो है हार्मोन यानी ऑक्सिन और गिबरेलिन द्वारा होता है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन और गिबरेलिन हार्मोन जो होते हैं उसमें फलों का विकास होता है। और फलों का पकना जो होता है वो एथिलीन हार्मोन नियंत्रित होता है। मतलब एथिलीन जो हार्मोन होता है वो फलों को पकने में नियंत्रित करता है, और फलों का जो विकास होता है वो होता है ऑक्सिन और गिबरेलिन हार्मोन्स के, हार्मोन जो है वो नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब पौधे की अनुकूलन क्षमता यानी एडेप्टेशंस की बात करते हैं कि पौधे अपने पर्यावरण के अनुसार कई प्रकार की अनुकूलन क्षमता विकसित करते हैं। ये पर्यावरणीय अनुकूलन के इस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पौधे में जल प्रेमी पौधे सबसे पहले आते हैं। जल प्रेमी पौधे यानी हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो कम ऑक्सीजन वाली जलवायु में अनुकूलित रहते हैं। तो जैसे कि कमल होता है, कमल क्या है, वो आर्द्र वाली जगह पे, जैसे जहाँ पे कीचड़ टाइप में रहता है वहाँ पे कमल होता है। तो कमल वहाँ पे क्या होती है कि ऑक्सीजन वहाँ पे कम होती है, और जैसे आर्द्र जो जगह होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। ठीक है, तो मीथेन यानी मार्स गैस जिसको बोलते हैं, वो जो है आर्द्र वाले स्थानों में पाई जाती है। यहाँ पे कमल जो है वो विकसित होता है। ठीक है, इसको कहते हैं जल प्रेमी पौधे। ठीक है, दूसरा है शुष्क जलवायु पौधे यानी जेरोफाइट्स जो होते हैं जल संरक्षण के लिए मोटे पत्ते और गहरी जड़ें जिनके होती हैं वो कहलाते हैं जायरोफाइट्स यानी शुष्क जलवायु वाले पौधे, जहाँ पे पानी की कमी होती है। जैसे कैक्टस है, कैक्टस रेगिस्तान में होता है, वहाँ पानी की कमी होती है, और इनके पत्ते जो होते हैं वो मोटे होते हैं। क्यों मोटे होते हैं कि ये जो है जल अवशोषित करके रखते हैं। ठीक है, अर्ध जलीय पौधे यानी हेलोफाइट्स जो होते हैं खारे पानी में उगने वाले पौधे। खारे पानी में उगने वाले पौधे जैसे मैंग्रोव क्या हो, खारे पानी में जो होता है वो नमक जैसा पाया जाता है। ठीक है, हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं, वो उस पानी में ये पौधे जो है डेवलप होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हेलोफाइट्स। अब इसका जो प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ने का निष्कर्ष क्या है उसके बारे में समझते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि पौधे कैसे जीवित रहते हैं, कैसे पोषण प्राप्त करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, और बाहरी पर्यावरण में खुद को कैसे अनुकूलित करते हैं। यह कृषि, बागवानी, जैव प्रौद्योगिकी
और पर्यावरण विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आज के लिए ये प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।